सो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ डील करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को फिजिक्स के बेसिक्स, जिन यूनिट्स को आप हमेशा से यूज़ करते चले आ रहे हो, जो मेजरमेंट्स हमेशा से करते चले आ रहे हो, उन सारे मेजरमेंट, उन सारे यूनिट्स के साथ कैसे कंपैरिजंस किए जाते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है, उनका रोल क्या है फिजिक्स में, ये सारी बातें आज हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर सीखना है। ये चैप्टर आप लोगों के बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस टाइम का फर्स्ट वाला चैप्टर, जिसको हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को फिजिक्स के बेस को अच्छे से समझना पड़ेगा कि फिजिक्स एक्चुअली में काम क्या करती है, फिजिक्स थी कैसे। कुछ लोगों को इसके फंडामेंटल्स के बारे में पता होगा, लेकिन बेसिकली अगर आप लोगों को फिजिक्स की कहानी समझ में आती है कि वो काम कैसे करता है, तो आप लोगों को ये बात समझना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल पड़ जाएगा। तो अगर हम फिजिक्स को देखते हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी है फिजिक्स को लेकर के, तो ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड के साथ डील करती है। वैसे तो हर चीज़ हमारे फिजिकल वर्ल्ड के साथ डील करती है, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, वो फिजिकल वर्ल्ड में एक्चुअली में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है, जो कोई भी मैटर हमारे अगल बगल एग्जिस्ट करता है, तो कैसे, क्यों एग्जिस्ट करता है, और सेकंड नेक्स्ट ये इंटरैक्ट कैसे करता है एक दूसरे के साथ। जो भी मैटर हमारे पास अगल बगल रखा हुआ है, ये सारा मैटर जो है ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके एग्जिस्टेंस के, इन सारी बातों के बारे में हमको फिजिक्स अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सेकंड, हम लोगों को ये भी बता देता है कि ये लोग इंटरैक्ट कैसे करते हैं, और ये मैटर के मोशन के ऊपर भी अच्छी खासी बातें कर लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर। तो एग्जिस्टेंट लेवल पे मैटर का एग्जिस्ट करना और मैटर का मोशन में होना हम लोगों को बताता है कि फिजिकल वर्ल्ड हमारा इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, हमारे अगल बगल जो भी सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं, इंटरैक्ट कैसे कर रही हैं, एटॉमिक लेवल पे वो कैसे बिहेव कर रही हैं। अगर बहुत ग्राउंड नीचे लेकर के चले जाओगे, तो एटॉमिक लेवल पे बात करना शुरू कर दोगे, तो हम फिजिक्स के अंदर एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक पैरामीटर्स की भी बातें करते हैं। अगर हम फिजिक्स को बहुत गहराई में समझने की कोशिश करें, देखो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स का स्कोप कितना है, कहाँ से लेके कहाँ तक ये रेंज करती है, ठीक है, ये फिजिक्स का स्कोप कितना है। तो नीचे हम लोग एटॉमिक पैरामीटर्स तक की बातें करते हैं फिजिक्स के अंदर। जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स, इसके अंदर धीरे धीरे तुम लोग देखोगे, जो लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में नए हैं उन लोगों को थोड़ा सा भी और लगेगा सारी चीज़ें 10th स्टैंडर्ड में से निकलने के बाद। पर बहुत छोटे लेवल पे जब हम एटॉमिक लेवल पे बातें करते हैं, तो वो टाइम पे भी हम फिजिक्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं इस एटॉमिक पैरामीटर को समझने के लिए। और ऊपर चले जाते हैं तो हम जब गैलेक्सीज की बातें करते हैं, प्लैनेट्स की बातें करते हैं, तो वहाँ तक की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के बीच की बात करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, उनका वेट मेजर करेंगे, इतने लेवल की बात होगी, ठीक है। तो ये कितना मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, कितना वास्ट सिस्टम है, कितना बड़ा साइज है इसका, वो लेवल पे भी हमको फिजिक्स यूज़ होने वाली है। और यहाँ पे जब हम आएंगे नीचे एटॉमिक पैरामीटर, तो यहाँ पे भी हमको यूज़ होने वाली है। सिंपल है, हमको यहाँ पे इतना भी समझ में आएगा कि एक हाइड्रोजन एटम का अगर मैं वेट निकालने के लिए चलूँगा, तो मुझको मिलने वाला है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इतना कम वेट है उसका, ठीक है। गैलेक्सी का वेट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको 10⁻55 के फैक्टर में मिलने वाला है। प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के आसपास जब इंटरसेलेस्टियल बॉडीज़ की हम बात करेंगे, तो इतने फैक्टर के आसपास हमको उसका वेट मिलने वाला। तो कहाँ 10⁻⁻24 है, कहाँ 10⁻55 है, इतना ज़्यादा स्कोप है फिजिक्स का। पर फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं बोला कि हम मास की बात किया, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने तुमको बोला कि मैं किसी प्लैनेट के या किसी सिस्टम के मास की बात करूँगा, मैंने बोला मैंने हाइड्रोजन के एटम की मास की बात की, तो मैंने इस मास को क्या किया था, मैंने इस मास को मेजर किया है। मैंने इस मास को क्या किया है, यहाँ पर मेजर किया होगा ना कभी, मैंने नहीं ऑब्वियसली, ये तो समझ ही रहे हो, मैंने स्पेसिफिकली थोड़ी मेजर किया हो, पर ह्यूमंस ने इसको क्या किया है, मेजर किया। मैंने इसको तुम्हारे सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम के मास को पोर्ट्रे करने की कोशिश की तुम्हारे सामने, यहाँ पे मैंने गैलेक्सीज, प्लैनेट्स के मासेस की बात की, सन के मास की बात करूँगा, इसकी मास की बात करूँगा। ये सारा मास जो है ये कुछ तो है, इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हम क्वांटिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिजिक्स में हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बहुत सारी क्या चीज़ें क्या करनी होती हैं,
मेजर करनी होती है, ठीक है। इसीलिए ये वाला चैप्टर तुम्हारे फंडामेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम क्या करने वाले हो, फिजिक्स का एक मेजर हिस्सा मैटर को मेजर करने में, मैटर के फंडामेंटल्स को मेजर करने में लग जाता है। अगर कोई भी सब्सटेंस हाथ में ले लोगे तो इस सब्सटेंस की लेंथ मापोगे, इसका वॉल्यूम मापोगे, इसका मास मापोगे, जब नीचे गिरेगा तो इसके एक्सेलरेशन को काउंट करोगे, भागेगा तो वेलोसिटी को काउंट करोगे, लगने वाले फोर्सेस को काउंट करोगे। काउंट 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 शब्द तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। पैरामीटर्स बदल रहे हैं, रह रह के मैं इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करूंगा, रह रह पे लगने वाले प्रेशर की बात करूंगा, रह रह के मैं इसके ऊपर बोलूंगा कि इसका ये साइज है, ये लेंथ है, ये मास है, वैरायटी ऑफ बातें करूंगा मैं इस मैटर से रिलेटेड। लेकिन इस मैटर की हर कैरेक्टरिस्टिक को मैं मेजर करने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं इसके मास को मेजर करने की कोशिश करूँगा, मैं इसके लेंथ को मेजर करने की कोशिश करूँगा, मैं इसकी डेंसिटी को मेजर करने की कोशिश करूँगा, मैं इसके ऊपर लगने वाले ग्रेविटी को मेजर करने की कोशिश करूँगा। वो टाइम तो ग्रेविटी की बात हो गई, इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो, पर ठीक है। अगर ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट कर रही है तो इसके ऊपर लगने वाले एक्सेलरेशन को मेजर करने की कोशिश करूँगा। 10 बार मैं घूम घूम के सिर्फ एक ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं फिजिक्स में इतना ज़्यादा चीज़ों को मेजर कर ही रहा हूँ तो फंडामेंटली मुझको मेजरमेंट को समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट को समझने के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखो, मेजरमेंट एंड यूनिट लिखो। फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो हम एक ही समझ के चलेंगे इसको। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जानता क्या हूँ, ठीक है। मुझको मेजरमेंट से रिलेटेड एक बेसिक चीज़, एक पैरामीटर पकड़ लूँगा। मैं सब्सटेंस के मास की बात करूँगा, मैं सब्सटेंस की मास की बात करूंगा। कोई सब्सटेंस मैंने ले रखा है जिसका मास है 5 kg। कोई सब्सटेंस मैंने ऐसा ले रखा है हाथ में, ये तो नहीं है फिलहाल, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस मैंने ऐसा हाथ में ले रखा है जिसका वजन कितना है, 5 किलोग्राम है, ठीक है। तो मैंने क्या मेजर करके रखा हुआ है, मैंने इसका मास मेजर कर रखा हुआ है। मैंने चेक किया है कि कितना है मास, 5 है, और मैंने मास को मेजर किया किसके अंदर, केजी के अंदर मेजर किया, ग्राम में भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल पकड़ के चलेंगे। फिर मैंने इसी को पकड़ लिया, मैंने इसकी लेंथ मेजर की है, ठीक है। लेंथ मुझको मिली है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10 सेंटीमीटर मुझको क्या मिली हुई है, लेंथ मिली हुई। तो अगर एक मेजरमेंट के प्रोसेस को डाइसेक्ट करके देखा जाए, अगर मैं एक मेजरमेंट की प्रक्रिया, ये मेजरमेंट करने का मेरा तरीका है कि मैं मास इज 5 किलोग्राम लिखता हूँ। अगर मैं इसको डाइसेक्ट करके देखने की कोशिश करूँ, मैं समझूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मुझको लगता है कि यहाँ पे कभी कभी मास आ जा रहा है, कभी लेंथ आ जाएगी, ठीक है, कभी थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, कभी इसने कितना वॉल्यूम कवर करके रखा हुआ है वो बातें होने लगेंगी, ठीक है। तो मुझको लगता है लेंथ आएगी तो मैं लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी आ जाएगा तो मैं 15 kg पर मीटर क्यूब ऐसा कुछ तो लिख दूंगा, हल्का फुल्का भी कुछ भी रैंडमली कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम आ जाएगा तो 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, चलेगा। अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करूँ, इस प्रोसेस को पूरा समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझको लगता है इस साइड पे मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर रहा हूँ, जो भी ये सब्सटेंस मैंने हाथ में ले रखा है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, और इन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या इन क्वांटिटीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, यूनिट होती है। तो अगर मैं एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि मैटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी को मैं मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस क्वांटिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट, कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। ये मल्टीप्लिकेशन लिखना इसमें गलत है, पर थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग बताऊंगा कि कोई भी क्वांटिटी एक मैटर की तुम मेजर करने की कोशिश करो, वो क्वांटिटी का कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और कोई ना कोई उसकी यूनिट होगी। ये क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, इस यूनिट सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। इस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है और इस यूनिट सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है। हमारी लड़ाई बस यहीं से इस चैप्टर में शुरू होती है। हम लोगों ने देखा कि क्वांटिटी की बात हो गई, हम लोगों ने समझा कि मैंने कुछ बोल दिया क्वांटिटी नाम का, ठीक है। अब इस क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा चर्चा करने की बात आ गई फिर से, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी किसी भी मैटर का कोई भी सबसे सब्सटैंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रैंडम डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसका मास, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसको मैं मेजर कर रहा हूँ तो वो एक क्वांटिटी बन गई मेरे लिए, ठीक है। इसका लेंथ इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक फीचर है,
जो सब मैटर का फीचर होता है इसका डिस्टिंक्ट है 10, किसी और का भी 10 हो सकता है, कोई बात नहीं है, उसके ऊपर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, पर ठीक है। फिलहाल के लिए इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर्स है। ये 10 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है, वो लेंथ को मैं क्वांटिटी मानूंगा। इसके हर कैरेक्टरिस्टिक को मैं एक क्वांटिटी मानने वाला हूँ, और उस क्वांटिटी को एक नंबरिक वैल्यू लगेगी, एक न्यूमेरल वैल्यू लगेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू लगेगी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सर्टन यूनिट में मेजर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। अब क्वांटिटी क्या होती है ना, क्वांटिटी के ऊपर रिसर्च करके हमको पता चला है कि क्वांटिटीज बेसिकली, एक्चुअली मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझको, क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये यूनिट्स को हम लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ सिस्टम दे रखा है। तो पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। हम पहले बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग 3 टाइप के सिस्टम इसके अंदर देखने वाले हैं। यूनिट्स के अंदर हमको 3 टाइप के सिस्टम देखने को, एक तो पहले मिलता है हमको MKS सिस्टम, फिर सेकंड हमको मिलता है CGS सिस्टम, ठीक है, और थर्ड हमको मिलता है FPS सिस्टम। ये 3 सिस्टम से हम मैटर को क्या करने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटी लगाने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने इसी को पकड़ के रखा हुआ है। अब MKS सिस्टम के अंदर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो M स्टैंड्स फॉर मीटर, M स्टैंड्स फॉर मीटर। मतलब इस सिस्टम के अंदर अगर हम लंबाई मापेंगे, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करेंगे, तो वो लेंथ मेजर करने के लिए हम उस लेंथ को मीटर में ही मेजर करने वाले हैं। ठीक है, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। हम अगर मास मेजर करेंगे तो वो मास को हमने क्या सिस्टम लगा के रखा हुआ है कि हम उसको सिर्फ किलोग्राम के अंदर मेजर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हम टाइम को मेजर करेंगे तो उसको हम सेकंड में मेजर करेंगे। तो यूनिट के सिस्टम हम लोगों ने 3 देखे इसके अंदर। 3 में से फर्स्ट वाला मैंने तुमको बताया, जिसके अंदर हम MKS सिस्टम की बात करें। MKS सिस्टम के अंदर अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो मीटर में, मास मेजर करेंगे किलोग्राम में, टाइम मेजर करेंगे सेकेंड्स के अंदर। सिंपल, ठीक है। अगर CGS सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में हम मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेंथ हम किसके अंदर मेजर करने लगेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजर करने लगेंगे। ठीक है, मास हम किस में मेजर करने लगेंगे, G स्टैंड्स फॉर ग्राम। टाइम अभी भी हम सेकेंड्स में ही मेजर कर रहे हैं, टाइम अभी भी हम सेकेंड्स में ही मेजर कर रहे हैं। थर्ड सिस्टम जो है FPS सिस्टम, इसके अंदर हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे। देखा है, 10 फीट की दीवार है, 15 फीट की वॉल है, 2 फीट का टुकड़ा है, ऐसी बातें यहाँ पे होती हैं कभी कभी। इसको हम मेजर करेंगे पाउंड्स में, वेट जो आएंगे वो पाउंड्स में मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। और S जिसको हम टाइम वापस से किस में मेजर करने वाले हैं, सेकेंड्स में मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल है। ये 3 टाइप के सिस्टम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये 3 सिस्टम के अंदर होता क्या है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो CGS सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, कुछ MKS सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। जैसे अगर तुम ब्रिटिशर्स की बात करोगे तो ब्रिटिश FPS सिस्टम को बहुत फॉलो करते हैं। अगर तुम इंडिया के बाहर वेट की बात करते हो, तुम लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने थोड़ा इंटरनेशनल चीज़ों के साथ डील किया होगा या वीडियोस वगैरह तुम लोगों ने देखे, तो वेट उन लोग देखो बहुत पाउंड में लगते हैं। ऐसा LBS लिखा रहता है उसके अंदर, 100 LBS, 200 LBS। ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा होगा वो लोग इसको क्या कर रहे हैं, पाउंड्स में ले रहे हैं। हम लोगों की आदत क्या है, हमारी चीज़ किस में काम मापते हैं, किलोग्राम्स और ग्राम्स के अंदर मेजर करने की ज़रूरत है। पर कोई ना कोई यूनिवर्सल सिस्टम होना ज़रूरी है जो हर जगह वैलिड हो। अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो और कल को कहीं और चले जाते हो तो कोई ना कोई यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए मेजरमेंट का, जो यहाँ पर भी वैलिड हो और वहाँ पर भी वैलिड हो, दोनों जगहों पर वैलिड हो। वो यूनिवर्सल सिस्टम को हमको समझना है, तो वो यूनिवर्सल सिस्टम को हम SI सिस्टम बोलना शुरू कर देते हैं। SI यूनिट सिस्टम बोलना शुरू। ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है। इस यूनिवर्सल सिस्टम के आधार पर हम लोग सारी की सारी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू द यूनिट्स। सारी यूनिट्स हम किसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं, SI सिस्टम के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। हम इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा SI सिस्टम रहता है वो हमारे MKS सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। मोस्ट ऑफ इट तो मिलता ही है। मीटर्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा डीप पढ़ना किसके बारे में है, SI सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो SI सिस्टम को अब थोड़ा डीप में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसा यूनिट एक इंटरनेशनल यूनिट बॉडी है जिसने क्या किया, जिसने ये सिस्टम को समझा, ठीक है। इस बॉडी को सिस्टम इंटरनेशनली ऐसा नाम लिया हुआ है, फॉर स्टैंड्स फॉर एसआई। बेसिकली इन लोगों ने इस बात को समझा कि कैसे ये पूरा का पूरा फंक्शन चल रहा है, कैसे एमकेएस सिस्टम है, कैसे सीजीएस सिस्टम है, और सारा का सारा इंटरेक्शन इन लोगों को समझ में आया कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ है। तो एक सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट किया गया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के हिसाब से सारे क्वान्टिटीज़ जो हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले टाइप के क्वांटिटीज को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड टाइप के क्वांटिटीज को बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बोल दो यूनिट बोल दो। थर्ड टाइप को बोला जाता है डिराइव्ड। फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड के साथ क्या कहानी है, इसको हमको ध्यान से समझना। अगर तुम मैटर को ध्यान से देखने की कोशिश करो तो मैं यहाँ पे एक स्पीयर ले लेता हूँ ध्यान से, ठीक है। स्पीयर के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं उतने कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने की कोशिश करूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये स्पीयर का कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। इसका अंदर डायमीटर बैठा होगा, डायमीटर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ठीक है। अगर ये स्पीयर किसी डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल करते समय इसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। ट्रैवल के समय इसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। अब टाइम के साथ क्या होगा कि इसको ट्रैवल करते हुए इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड से इसने क्या कर रखा होगा, अपने आप को एक्सेलरेशन दे रखा होगा। अगर इसकी सटल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटी लग रही होगी, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इन सारे यूनिट्स को वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके मास को समझने की कोशिश करूँगा तो मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। डिफाइन मास कर सकता है कोई ट्राई? मास को डिफाइन करने की कोशिश करो। अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी, ब्ला ब्ला, कुछ तो भी ऐसे ज़बरदस्ती का टाइम उधर देने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, इसको तो कुछ बोल भी दोगे। लेंथ को डिफाइन करने की कोशिश करो। लेंथ को डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो तुम बोलोगे द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस बोल दे रहे हो, लेंथ को दूसरा नाम दे रहे हो तुम डिस्टेंस, ठीक है। दो एक्सट्रीमिटीज के बीच के डिस्टेंस को तुम लेंथ बोल दे रहे हो। इतना ज़्यादा क्लासिफाइड डेफिनेशन नहीं। इसको जाने को कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, या अगर मूव कर रहा है तो टाइम को डिफाइन करने की कोशिश करो। टाइम को क्या डिफाइन करोगे, नहीं डिफाइन कर पा रहे हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे पूछता हूँ, वेलोसिटी को डिफाइन करने की कोशिश करो। फटाक से बोलोगे वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इनटू सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन डिफाइन करने बोल दूंगा, तुरंत बोल दोगे द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम कैन बी डिफाइंड एज इट्स एक्सेलरेशन। डेंसिटी को डिफाइन करने बोलूंगा, तुम बोल दोगे डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास इज टू वॉल्यूम, सॉरी मास इज टू वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। जल्दी जल्दी इसको डिफाइन करना शुरू कर दोगे। तो कुछ चीज़ें तुमको ऐसा लग रही हैं कि तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफाइन हो जा रही हैं। अब ये जो डिफाइन हो जा रही हैं चीज़ें, इनको ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो ये भी एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी है, और टाइम भी एक क्वांटिटी है। ऑब्वियस है, ध्यान देना, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसी क्वांटिटी जो कोई दूसरी क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हो, वैसी क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलना शुरू कर देते हैं। और वो क्वांटिटीज़ जो एग्जिस्टेंस में फंडामेंटली एग्जिस्ट करती है, हमारे एग्जिस्टेंस में फंडामेंटली एग्जिस्ट करती हैं और किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं, वैसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़ दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरे क्वांटिटीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो तुम लोगों को अगर कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हो, रफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि स्पेस मिले मुझको, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़ दैट आर डिपेंडेंट। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी, जो दूसरे क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बने
उन क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोला जाता है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोगों को धीमे धीमे समझ में आएगा, एक्सप्लेन करते चलूँगा मैं, ठीक है। तो ये तो यार थोड़े बहुत फंडामेंटल्स की बात हो गई इसके अंदर। अब ये फंडामेंटल्स हम लोगों को समझ में आ गए हैं कि कैसे एसआई यूनिट के अंदर हम यूनिट्स को 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड करके रखते हैं। पहला तो हम उसको फंडामेंटल यूनिट बोलने वाले हैं, सेकेंड हम उसको सप्लीमेंट्री टाइप के यूनिट्स हो गए, थर्ड उसके अंदर हो गए हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो डिपेंडेंट है दूसरे क्वांटिटीज़ पे। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, यूनिट बोलो क्वांटिटीज़ बोलो थोड़ी देर के लिए, ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो क्या होने वाले हैं, किनके ऊपर, किसी के ऊपर भी रिलाय नहीं करते। तो ऐसे क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 हैं, 7 ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, कितने भी जितना जितना आविष्कार होते चले जाएगा, कॉम्बिनेशन समझते चले जाएंगे, उतने क्वांटिटीज़ बनने लगे। सप्लीमेंट्री हमारे पास 2 है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 है। तो टाइम आ गया थोड़ा सा सप्लीमेंट्री और इसके बारे में समझने का, तो थोड़ा सा और डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं फंडामेंटल की बात करूँगा और इनके टाइप की बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, सेकेंड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री, और थर्ड हमने जिसके बारे में पढ़ा वो है डिराइव्ड। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का सबसे पहला क्वांटिटी है वो है लेंथ, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड क्वांटिटी है मास, जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड क्वांटिटी है टाइम, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो 3 फंडामेंटल्स के साथ डायमेंशनल वगैरह जब तुम लोग निकालने वाले हो तो 3 के साथ तो तुम लोगों को ज़बरदस्ती इनके साथ तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ टेम्परेचर, कम देखने को मिलेगा पर मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ लूमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितना ज़्यादा निकल रही है, लूमिनस इंटेंसिटी। और सेवेंथ, 7 क्वांटिटी, मोल या फिर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो एग्जिस्टेंस में हमारे पास ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ये एग्जिस्टेंशियली हमारे पास कैसे हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेंथ हम लोग हमारे एसआई सिस्टम के हिसाब से किस में मेजर करने वाले हैं, मीटर्स में मेजर करने की कोशिश करेंगे। मास केजी में मेजर करेंगे। टाइम सेकेंड्स के अंदर मेजर करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, डिग्री केल्विन में हो जाएगा, चल जाएगा, केल्विन में ही रखा जाता है बेसिकली। इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, लूमिनस कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं, और इसको मेजर करते हैं मोल में। इसको किस में मेजर किया जाता है, मोल में मेजर किया जाता है। इसको कैंडेला बोला जाता है, इसको मोल बोला जाता है। ठीक है, सी जहाँ पे लिखा होगा, सी डी जहाँ पे लिखा होगा वहाँ तुम लोगों को समझ लेना है कि कैंडेला की बात हो रही। यूनिट सिंबल मीटर, केजी, सेकेंड्स, केल्विन, एम्पियर्स, कैंडेला, मोल। सिंबल इसका एन भी रहता है कहीं ना कहीं। इतनी बातें हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में याद रखना है। तो फंडामेंटली इतने यूनिट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस में हमको इतने यूनिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमको बात करनी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास 2 हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है प्लेन एंगल, डी थीटा। सेकेंड है हमारे पास सॉलिड एंगल, डी एस। ठीक है, पहला प्लेन एंगल डी थीटा, सेकेंड सॉलिड एंगल डी। प्लेन एंगल क्या होता है, 2 लाइन पकड़ो, 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। सिंपल है, हमेशा 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम मेजर करते हैं किसमें, रेडियंस में। इसको मेजर किस में किया जाता है, रेडियंस में। अब ये जो थीटा प्लेन एंगल होता है ये 2 लाइंस के बीच में भी बन सकता है और 2 प्लेन्स के बीच में भी बन सकता है, इस वजह से इसको प्लेन एंगल बोला जाता है। 2 प्लेन कैसे होते हैं, ऐसे 2 लाइंस हैं, ये दोनों प्लेन है। यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ये नीचे का प्लेन है, ये नीचे का प्लेन है, ये ऊपर का प्लेन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी हम लोग किस में मेजर करने वाले हैं, डी थीटा प्लेन एंगल के अंदर ही मेजर करने वाले हैं।
सिंपल, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। सेकंड जिसके बारे में हमको पढ़ना है सॉलिड एंगल। अगर तुम लोगों ने कोन देखा हो तो कोन ऐसे धीमे धीमे क्या होता रहता है, नीचे छोटा होता रहता है, बड़ा होते रहता है। अगर एक कोन को कंसिडर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि एक सॉलिड कोन अगर मैं ले लेता हूँ, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और ये एंगल 3D में बड़ा हो रहा है, 3 डायमेंशन में बड़ा हो रहा है। ठीक है, समझ में आएगा। अगर ये एंगल धीमे धीमे क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और ये 2D नहीं है, ऐसे 3D है। ऐसा कोन वाला हैट जो पहनोगे ऐसे बड़ा होते जा रहा है। तो ये जो अंदर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हम सॉलिड एंगल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सॉलिड एंगल हम लोग स्टीरेडियंस के अंदर मेजर करते हैं। ये सॉलिड एंगल को स्टीरेडियंस के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, स्टीरेडियंस के अंदर मेजर किया जाता है। अब प्लेन के अंदर ध्यान से देखोगे कि ये तुम्हारा प्लेन है, ये तुम्हारा एंगल है थीटा, और ये बन रही तुम्हारी आर्क। तो आर्क अगर तुम्हारा एस रहता है, ये तुम्हारा रेडियस है आर, तो जब भी तुमको थीटा निकालना होता है तो तुम लिखते हो एस अपॉन आर या फिर डी एस अपॉन आर। जो भी यहाँ पे जगह बन रही है, जो भी आर्क का लेंथ है, वो आर्क का लेंथ तुम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हो। स्टीरेडियन में क्या होने वाला है कि ऐसे तुम्हारा एंगल होगा, इसका एक सर्टन अमाउंट ऑफ एरिया होगा, वो एरिया को मैं कंसिडर करूँगा डी ए, ये रेडियस रहेगा आर। इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझको सॉलिड एंगल मिल जाने वाला है। ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है। फॉर्मूले के ऊपर तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, कितना डीप में हमको इसको ले नहीं जाना है अभी। फिलहाल हम लोग टाइप्स को पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बनती है। तो मैं 2 कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेंथ और टाइम। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या मिल जाने वाला है मुझको, वेलोसिटी। अब यहाँ पे तुम आज़ाद हो, जितने क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हो उतने क्वांटिटीज़ के बारे में लिख लो। एक्सेलरेशन, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, जर्क, इम्पल्स, मोमेंटम, जितनी क्वांटिटीज़ के बारे में तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा हो उतने क्वांटिटीज़ के बारे में लिख लो। जो फंडामेंटल नहीं हो बस, और तुम लोगों ने जितने क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा है वो सारे क्वांटिटीज़ कैसे होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने एसआई सिस्टम के हिसाब से देखा है, हमको कितने क्वांटिटीज़ देखने को मिल रहे हैं, 3 टाइप के क्वांटिटीज़ देखने को मिल रहे हैं। ये 3 टाइप के क्वांटिटीज़ के अंदर हमको फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में समझ में आ रहा है। डिराइव क्वांटिटीज़ के ऊपर अब नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ मैं, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, फिर देखते हैं क्या होगा। चलो फिर होपफुली ये कंसिडर करते हुए कि आप लोगों ने सारे डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में लिख लिया है, हम लेके जाने वाले हैं लेक्चर को और आगे। देखें 11th स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग है, सब लोगों को बड़ा जोश होता है 11th स्टैंडर्ड के शुरुआत में। सब लोगों को अपने अपने एम होते हैं 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में। कोई बच्चा प्रिपरेशन के लिए घुसा हुआ है, कोई बच्चा एग्ज़ाम छोड़ दिया है, स्कूल छोड़ा हुआ है, आराम से गैप मार के बैठा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ड्रामा। कोई बच्चे होंगे JEE के लिए तैयार हो रहे होंगे, कोई बच्चे होंगे नीट के लिए तैयार हो रहे होंगे, कोई बच्चे होंगे बोर्ड के लिए तैयार हो रहे होंगे। इनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम है इनको। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से जब तुम 11th स्टैंडर्ड में आते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ इतना ही था। 10th में इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, 11th में इतनी हो जाती है, 12th में फाड़ देती है आसमान। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे टाइम पे। तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, जो भी पढ़ रहे हैं, जो लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको हमेशा समझना पड़ेगा कि तुमको बहुत कम टाइम में, देखो इतने कम टाइम में तुमको इतना सारा, इतना कम टाइम चेंज लगेगा तुमको, इतने कम टाइम में तुमको इतने कॉम्प्लिकेशन से इतने कॉम्प्लिकेशन पहुंचना रहेगा। तो जब मिनिमम टाइम में तुमको मैक्सिमम डिफिकल्टी हैंडल करनी रहती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे सिस्टम को हेल्प करती है बात, वो है तुम्हारा इमोशनल कोशेंट। ये बात को ध्यान से रखना, ये छोटी छोटी बातें मुझको बीच बीच में तुम लोगों को बतानी पड़ेंगी ताकि तुम लोग अपनी तैयारी के टाइम में स्टेबल रहो। ठीक है, तो तुम्हारी तैयारी में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है तुम्हारा इमोशनल कोशेंट। तुम्हारे इमोशनल कोशेंट को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे इमोशनल कोशेंट को स्टेबल रखने के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे इमोशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो तुमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारे ब्रेन से रिलेटेड तुम्हारे इमोशंस हैं, और तुम्हारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं तुम्हारे एक्शंस। ये बात लास्ट तक याद रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। ये इमोशंस जो हैं
ये एक टूल है या फिर एक इंडिकेटर है। याद रखना, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सिर पे चढ़े हुए रहते हैं सारा टाइम, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, वैसे ही तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे इमोशंस सारा टाइम तुम्हारे सिर के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। ठीक है, मानो ना मानो ये इमोशंस को तुम्हारी रियलिटी पता होती है। अगर तुमने सही एक्शंस लिए हुए हैं जो तुम्हारे ब्रेन के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तुम्हारा ब्रेन जो है वो सर्वाइव करना चाहता है, खुश नहीं होना चाहता। हमको बचपन से ये बात गलत पता होती है, हमको ठीक से समझाया नहीं गया है। हमारे ब्रेन का फंक्शन है सर्वाइव करना, हमारे ब्रेन का कभी फंक्शन खुश होना था ही नहीं। ठीक है, जब तुम ऐसे एक्शंस लेते हो जो तुम्हारे सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं तो तुम्हारा ब्रेन खुश होता है और उसके वजह से तुम्हारे इमोशंस अच्छे पोर्ट्रे होते हैं। ठीक है, जब तुम्हारा एक्शंस जो है वो गलत हो जाते हैं तुम्हारे सर्वाइवल की तरफ, तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो खुश नहीं होता, जो तुम्हारे इमोशंस को गलत स्टेट में ले आता है। तो ये इमोशन तुम्हारे इंडिकेटर्स हैं। अगर ये अच्छे स्टेट में हैं, सेटिस्फाइड स्टेट में हैं, मानना ये बात, बहुत गहराई में देखना अपने आप को, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सर्वाइवल अच्छा है, तुम पढ़ रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। जानवर हो, हमेशा से सर्वाइव करते ही चले आ रहे हो, तो पढ़ाई को भी तुम सर्वाइवल ही समझते हो। मानो ना मानो, बहुत डीप है अभी कहानी इसकी, समझ लेना ये बात कि तुमने अगर एक्शंस करेक्ट लिए हुए हैं तो तुम्हारा सर्वाइवल इंश्योर्ड है। तुम्हारा सर्वाइवल इंश्योर्ड है, तुम्हारे ब्रेन को मालूम है कि तुम सर्वाइव करने के तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है। ये खुश है, ये खुश है, तुम्हारे इमोशंस खुश हैं, इस वजह से वो अच्छे स्टेट में हैं। अगर ये बुरे स्टेट में है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, यू फीलिंग बैड अबाउट समथिंग, यू नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, तुमको शांति नहीं है, तुमको अच्छा नहीं फील हो रहा, इसका मतलब तुमने नेसेसरी एक्शंस नहीं लिए हुए हैं जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए इंश्योर्ड है। इस वजह से तुम हैप्पी नहीं हो, इस वजह से तुम्हारे इमोशंस बैड स्टेट में। ये सारा इमोशनल क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा एक टूल है। अगर ये टूल तुमको बता रहा है कि तुम खुश नहीं हो, तो इसका मतलब तुम्हारा इमोशनल क्वेश्चन जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं तो रेंज कर रहा है। ठीक है, अगर तुम 0.5 के नीचे चल रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अब कुछ नहीं कर रहे हो इसका मतलब नहीं मैंने एग्जाम में 98% लाए तो भी मैं खुश नहीं हूँ। ये भी होता है कभी कभी लड़कों के साथ। बेटा तुमने 98% लाया है मान लो, लेकिन तुम इससे बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तुमने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना 100% नहीं दिया, इस वजह से तुम्हारा दिमाग बोल रहा है नहीं, इतने में मेरे को कोई मज़ा नहीं आने वाला। कल को तुम छोटे बच्चों की पजल जीत जाओगे तो क्या तुम्हारा दिमाग बहुत खुश हो जाएगा? नहीं, तुमको मालूम है यू कुड ऑलवेज डू इट, दैट वॉज नथिंग दैट यू कुड नॉट। तो ये बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे इमोशनल क्वेश्चन को संभालना। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे लिए टूल की तरह काम करेंगे, इंडिकेटर की तरह काम करेंगे। तुम्हारी पूरी तैयारी में अगर तुमको सेटिस्फैक्शन है, इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। अगर तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हिला है, इसका मतलब तुम थोड़ा सा हिले हुए हो। समझ गए? तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट। अपनी जिसकी बात करना है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, कहाँ से आ गई पिक्चर में ये? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज थे जो किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटी या दो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बन रहे थे। करेक्ट है? ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी होती है? एक क्वांटिटी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ जो थोड़ा सिंपल है बाकी सबके मुकाबले, धीरे धीरे मुश्किल ही होएगा। वेलोसिटी को कंसिडर कर लेता हूँ। वेलोसिटी अगर मैं जानता हूँ तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर मैं वेलोसिटी बोलूँगा तो मैं यही बोलूँगा ना, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बनी किससे है? दो फंडामेंटल क्वांटिटी से। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना पड़ जाता है? यहाँ पे हमको इनके डायमेंशंस पढ़ने पड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अगली बात जिस पे होने वाली है वो है डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का जो भी रिलेशनशिप है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं यूजिंग देयर डायमेंशंस। तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बैठे हुए हैं, कितने सिंप्लीफाइड तरीके से बैठे हुए हैं, उस सिंप्लीफिकेशन को हम उनके डायमेंशंस मारते हैं और इन डायमेंशंस का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ पर्पस के लिए। ठीक है, तो आज का ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है तुम लोगों का, वो तुमको इतनी ही बातें बताने वाला है मेरे साथ कि बेसिकली फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या थे। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस की बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें होंगी सेकंड वाली वीडियो लेक्चर के अंदर।
आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। स्लो स्लो स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ाएंगे मोमेंटम ज़ोर से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं कर, और भूलना नहीं अपना इमोशनल कोशेंट मेंटेन करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय।